जो पढ़ाऊँ ये बैठा हूँ। ठीक। मैं जरा मध्य आधार में ना आपसे जिस प्रकार से पढ़ा नमस्कार मित्रों, जैसे कि आपने पिछली क्लास में चर्चा की थी, पॉलिटिकल थ्योरी के जो टॉपिक अपने शुरुआत के थे, स्वतंत्रता और समानता का टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है न्याय। जस्टिस, न्याय को अंग्रेजी में अपन जस्टिस कहते हैं। जस्टिस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है जोड़ना। या जोड़ने का कार्य। न्याय को अंग्रेजी में सभी जानते हैं, अपन जस्टिस कहते हैं। जस्टिस लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या जोड़ने का कार्य। तो इसे अवधारणा के रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अवधारणा के रूप में हम कह सकते हैं कि न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत मानवीय संबंधों के संदर्भ में उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है। यानी कि एक ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत मानवीय संबंधों के संदर्भ में उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है, जिसके तहत अपराधी को दंड दिया जाता है और पीड़ित पक्ष, व्यथित पक्ष को उसका अधिकार प्राप्त होता है। तो कंसेप्ट क्लियर कि न्याय की जो अवधारणा है उसे हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत मानवीय संबंधों के संदर्भ में उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है, जिसके तहत अपराधी को दंड दिया जाता है और व्यथित पक्ष को, पीड़ित पक्ष को उसका अधिकार दिलाया जाता है। इसी के तहत अनेक विद्वानों ने न्याय को परिभाषित किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं रैफेल नामक विचारक ने न्याय की परिभाषा दी है कि न्याय का विचार समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंधित है। कोटेशन कई बार से एग्जाम पूछी जाती हैं कि न्याय का विचार समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है या सामान्य व्यवस्था से संबंधित है। कौन से विचारक ने न्याय को परिभाषित किया? रैफेल ने। अगला देखते हैं अपन, चार्ल्स मेरियम की परिभाषा आती है। चार्ल्स मेरियम ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय उन मान्यताओं
और प्रक्रियाओं का योग है चार्ल्स मेरियम ने कहा है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसके तहत व्यक्ति को वे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। चार्ल्स मेरियम ने कहा है कि न्याय मान्यता और प्रक्रियाओं का योग है जिसके तहत व्यक्ति को वे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिसे समाज उचित मानता है। अगली परिभाषा आती है बैन एंड पीटर्स के अनुसार बैन एवं पीटर्स के अनुसार इन्होंने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब तक भेदभाव करने का कोई उचित कारण न हो तब तक प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना ही न्याय है। आधुनिक दृष्टिकोण का हमें आभास हो रहा है न्याय के कि रैफेल ने कहा कि न्याय का विचार समाज की सामान्य व्यवस्था संबंधित है। चार्ल्स मेरियम ने कहा कि न्याय उन मान्यता और प्रक्रियाओं का योग है जिसके तहत व्यक्ति को वे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। बैन एंड पीटर्स ने कहा है कि जब तक भेदभाव करने का कोई उचित कारण न हो तब तक प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना ही न्याय कहलाती है। इन विचारकों के बाद में कुछ और विचारक हैं जिनसे हमें परंपरागत दृष्टिकोण का आभास होगा, जिनमें अरस्तु को ले सकते हैं अपन। अरस्तु ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय वह सद्गुण है जिसे हम व्यवहार में एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। न्याय वह सद्गुण है जिसे हम व्यवहार में एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, अरस्तु ने कहा। प्लेटो ने भी फिर न्याय की परिभाषा दी। अपन जानते हैं प्लेटो की प्रमुख पुस्तक थी रिपब्लिक, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्लेटो ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा, समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है। अपन प्लेटो की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें न्याय का कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे तो वह व्यवस्था ही क्या कहलाती है? न्याय कहलाती है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? न्याय। पूरा कंसेप्ट अपन न्याय का प्लेटो में पढ़ेंगे। इस आधार पर अपने सामने दो दृष्टिकोण प्रस्तुत हो रहे हैं कि जब अपन न्याय की परिभाषा में रैफेल के विचार को पढ़ते हैं, चार्ल्स मेरियम के विचार को पढ़ते हैं, बैन एंड पीटर्स के विचार को पढ़ते हैं तो हमें आधुनिक दृष्टिकोण का आभास होता है। लेकिन जब हम न्याय की परिभाषा में अरस्तु और प्लेटो को पढ़ते हैं तो परंपरागत दृष्टिकोण का आभास होता है। तो यहां पर अपने सामने प्रश्न पुटअप हो सकता है कि न्याय के परंपरागत दृष्टिकोण से न्याय का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? न्याय का परंपरागत दृष्टिकोण व्यक्ति के चरित्र पर बल देता है। सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि न्याय का परंपरागत दृष्टिकोण किस पर बल देता है? व्यक्ति के चरित्र पर। यह न्याय के परंपरागत दृष्टिकोण का संबंध किससे है? व्यक्ति के चरित्र से। और न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर बल देता है?
सामाजिक न्याय पर। क्लियर? परंपरागत दृष्टिकोण व्यक्ति के चरित्र पर बल देता है, आधुनिक दृष्टिकोण सामाजिक न्याय पर बल देता है। या परंपरागत दृष्टिकोण का संबंध किससे है? व्यक्ति के चरित्र से। और आधुनिक दृष्टिकोण का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय से। तो यह हो गया न्याय का, जस्टिस का सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषाएं और उसके दृष्टिकोण के आधार पर उसका विभाजन। आगे देखते हैं। न्याय के प्रमुख सिद्धांत। न्याय के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला आता है अनुग्रह पर आधारित न्याय। अनुग्रह पर आधारित न्याय। अब यहां पर अपने को ये समझना है कि अनुग्रह पर आधारित न्याय का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो अनुग्रह पर आधारित न्याय का जो सिद्धांत है वो उस समाज की विशेषता मानी जाती है जो रीति रिवाज, परंपरा और धर्म पर आधारित होता है। यानी कि अनुग्रह पर आधारित न्याय के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि ये प्रमुख रूप से कौन से समाज में लागू होगा ये सिद्धांत, जिसमें रीति रिवाज, परंपरा और धर्म की मान्यताओं का अधिक महत्व दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह जो सिद्धांत है वो व्यक्ति के गुण दोष पर आधारित न होकर के ईश्वरीय अनुग्रह पर आधारित होता है। ईश्वरीय अनुग्रह पर, ईश्वरीय देवत्व पर आधारित होता है। तो इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यही है कि अनुग्रह पर आधारित सिद्धांत उन समाजों में लागू होता है जो रीति रिवाज, परंपरा और धर्म पर आधारित होते हैं। इसमें व्यक्ति के गुणदोष पर बल नहीं दिया जाता बल्कि ईश्वरीय अनुग्रह पर बल दिया जाता है। सेकंड नंबर का सिद्धांत है बाजारी अधिकार पर आधारित न्याय। बाजारी अधिकार पर आधारित न्याय। अब इस सिद्धांत में सबसे पहला प्रश्न यहां पुटअप होता है कि सिद्धांत का समर्थक किसने किया। तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें है हॉब्स, लॉक और एडम स्मिथ। ये इसके समर्थक हैं और ये सिद्धांत व्यक्ति के गुण के पुरस्कार के रूप में न्याय पर बल देता है। न्याय को व्यक्ति के गुण का पुरस्कार माना जाता है। बाजारी अधिकार पर आधारित सिद्धांत, तो एक प्रश्न तो यही पुटअप होता है कि इस सिद्धांत का समर्थन किस किसने किया, हॉब्स, लॉक और एडम स्मिथ ने। और यह सिद्धांत व्यक्ति के गुण के पुरस्कार पर आधारित है। तीसरा सिद्धांत है मानवाधिकार पर आधारित न्याय। अब मानवाधिकार पर आधारित न्याय किस पर बल देती है? ये लोक कल्याणकारी राज्य,
समाजवादी व्यवस्था पर बल देती है। तीनों सिद्धांत कंप्लीट हो गए। पहला है अनुग्रह पर आधारित सिद्धांत, जिसमें रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म पर आधारित होता है, ईश्वरीय देवत्व पर आधारित होता है। दूसरा जो सिद्धांत है बाजारी अधिकार पर आधारित सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति गुण के पुरस्कार के रूप में न्याय को महत्व दिया गया है। हॉब्स, लॉक और एडम स्मिथ के समर्थक हैं। और नंबर 3 पर आता है मानवाधिकार पर आधारित न्याय, जो लोक कल्याणकारी राज्य या समाजवादी व्यवस्था पर बल देती है। अब इन सिद्धांतों में कई बार कोटेशन आ जाती है कि न्याय को परिभाषित करते हुए सिसरो ने, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सिसरो ने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया है? तो सिसरो ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। कोटेशन याद करनी पड़ेगी अपने को कि सिसरो ने क्या कहा कि न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। एक परिभाषा और आती है इसमें मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर ने भी न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि यदि किसी एक स्थान पर अन्याय होता है, यदि किसी एक स्थान पर अन्याय होता है तो वह प्रत्येक स्थान पर न्याय के लिए खतरा पैदा कर देता है। मार्टिन लूथर ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि यदि किसी एक स्थान पर अन्याय होता है तो प्रत्येक जगह न्याय के लिए खतरा पैदा कर देता है। तो ये कोटेशंस हैं और ये न्याय के सिद्धांत। अगला टॉपिक आता है न्याय के प्रमुख प्रकार। अनेक प्रकार हैं न्याय के। नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, प्राकृतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। लेकिन उसमें से पर्सन कहाँ से पुटअप होंगे उस प्रकार से अपने को पढ़ना है। तो नंबर 1 पर आता है नैतिक न्याय। नाम से अपने को समझ में आ जाएगा कि नैतिकता, संस्कार, शिष्टाचार पर आधारित है जो अवधारणा होती है वो किसमें शामिल हो सकती है? नैतिक न्याय में। सेकंड नंबर पर आता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय किसे कह सकते हैं कि कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होता है। प्रत्येक व्यक्ति कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत ही रहकर न्याय प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं कानूनी न्याय। जो वर्तमान में अपन देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए किसका सहारा लेगा? कानून का सहारा लेता है। अगला है प्राकृतिक न्याय। अब प्राकृतिक न्याय के संबंध में कई बार प्रश्न आ जाता है कि न्याय का कौन सा रूप अलिखित है। न्याय का अलिखित रूप प्राकृतिक न्याय है। फिर एक प्रश्न हो रहा था यहां पर, कानून के पीछे का कानून, कानून के पीछे का कानून कौन सा न्याय कहलाता है? प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय के संबंध में यह धारणा रहती है, प्राकृतिक न्याय में व्यक्ति को यह माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील होता है। और जो वो अपने विवेक का प्रयोग करके, प्राकृतिक न्याय माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील होता है और अपने विवेक के आधार पर ही
जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो प्राकृतिक न्याय का आधार होते हैं। देखना, प्राकृतिक न्याय में प्राकृतिक न्याय को न्याय का अलिखित रूप माना जाता है, कानून का अलिखित रूप माना जाता है। प्राकृतिक न्याय को कानून के पीछे का कानून भी कहा जाता है। और प्राकृतिक कानून में ये प्राकृतिक न्याय में ये माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील होता है और जो वो अपने विवेक का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकालता है वो निष्कर्ष ही किसका बेस होते हैं? प्राकृतिक न्याय का आधार होते हैं। अब इसमें कई बार प्रश्न आ जाता है कि H.C. मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेचुरल जस्टिस। H.C. मार्शल की पुस्तक का नाम था नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस। अब H.C. मार्शल ने नेचुरल जस्टिस में प्राकृतिक न्याय के 2 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? 2। नंबर 1 कौन सा है? कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। और दूसरा तत्व बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य होगी। दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य होगी। तो प्राकृतिक न्याय में प्रश्न पुटअप होंगे। प्राकृतिक न्याय को न्याय का अलिखित रूप, कानून के पीछे का कानून, और प्राकृतिक न्याय में ही व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है। और यह कहा जाता है कि व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो ही प्राकृतिक न्याय के आधार होते हैं। और इसमें प्रश्न यहां से पुटअप होते हैं। H.C. मार्शल कौन सी पुस्तक लिखी थी? नेचुरल जस्टिस, जिसमें उन्होंने न्याय के 2 तत्व बताए हैं कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता और दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य होगी। आगे देखते हैं। नंबर 4 है नंबर 4 पर आता है सामाजिक न्याय। अब यहां पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि सामाजिक न्याय किस पर बल देती है? सामाजिक न्याय बंधुत्व पर बल देती है, भाईचारे पर बल देती है। अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय किस पर बल देती है? समानता पर। किस पर बल देती है? समानता पर। और अगला है राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय किस पर बल देती है? स्वतंत्रता पर। किस पर बल देती है? स्वतंत्रता पर। तो यहां पर प्रश्न अच्छी तरह से पुटअप हो सकता है भाई कि सामाजिक न्याय बंधुत्व पर बल देती है, आर्थिक न्याय समानता पर, और राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता पर बल देती है। तो ये 3 प्रकार हैं न्याय के। अगला आता है, अब 2 प्रकार और आते हैं न्याय के। एक आता है प्रक्रियात्मक न्याय। और एक आता है तात्विक न्याय। इनमें से कई बार प्रश्न आ चुका, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। इनको अपन क्लियर करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।